नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो गोरखपुर से है, जहां पर शाम के वक्त मुख्यमंत्री ने पूजा के बाद आरती की है। बता दें कि आज जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना की 9वीं तिथि पर गोरक्षपीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि गोरखपुर से आई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में मां की आराधना की है। आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह उन्होंने कन्या पूजन भी किया और अब शाम को वो मां की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हर साल नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोज कराते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और अब वो शाम के वक्त मां की आराधना करते हुए उनकी आरती करते हुए। तो सीएम योगी की शक्ति साधना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज सुबह उन्होंने कन्या पूजन किया, कन्याओं के पांव पखारे, उनकी पूजा की, उनको भोज कराया और उसके बाद अब शाम के वक्त आप देखिए मां की साधना में लीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आरती कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ में मौजूद रहते हैं। पीठाधीश्वर के नाते यहाँ पर विधिवत वो पूजा अर्चना करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं और आज भी वही तस्वीर हमें सुबह सुबह देखने को मिली है। कल दशहरे के मौके पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे, वो बाकायदा उसकी शोभा यात्रा निकलेगी। लेकिन आज शाम की तस्वीर बहुत ही खास, जब वो गोरखनाथ मंदिर में मां आदिशक्ति की आराधना करते हुए, उनकी आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महानवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश और देशवासियों की खुशहाली, उनके स्वास्थ्य को लेकर मां से मनोकामनाएं भी मांगी हैं और साथ ही साथ सुबह सुबह कन्याओं का पूजन किया, उनके पांव पखारे, उन्हें भोजन कराया और अब आप देखिए विधिवत वो मां की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें आई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। शारदीय नवरात्र के 9वीं के मौके पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपने घर पर कन्या पूजन किया। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे कन्याओं का पूजन किया है, उनके पांव पखारे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरक्षपीठ में आज कन्याओं का पूजन किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की 9वीं के मौके पर यहाँ कन्याओं का पूजन किया है। जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना की है उन्होंने। गोरक्षपीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से कन्या पूजन कर मातृशक्ति की आराधना की। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। कन्या पूजन अनुष्ठान में मुख्यमंत्री ने मठ की पहली मंजिल पर भोजन कक्ष में पीतल के परात और चांदी के लोटे में भरे जल से कन्याओं की बारी बारी से पांव पखारे, उनके मस्तक पर रूली, चंदन, दही, अक्षत, दुर्वा का तिलक लगाया और चुनरी उठाकर और उपहार दक्षिणा देकर आशीर्वाद दिया। सीएम योगी ने सभी कन्याओं की आरती उतारी। कन्या पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी का सानिध्य पाने के लिए नन्ही बालिकाओं और बटुकों का उत्साह उमंग देखते ही बन रहा था। सत्कार और स्नेह के भाव से सीएम ने एक एक कर 9 कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पखारे और पूजन किया। इस दौरान सीएम के हाथों दक्षिणा मिलने से सभी बच्चे काफी खुश नजर आए। आज महानवमी की तिथि, जहां हर सनातन धर्मावलंबी पूजा और अनुष्ठान के साथ जुड़ा हुआ है, कुंवारी कन्याओं के पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ जुड़ा है,
वहीं कल विजयादशमी का भी पर्व है। विजयादशमी धर्म, सत्य और न्याय की विजय का पर्व, भारत की सनातन धर्म की पताका की विजय का पर्व, हर काल और हर परिस्थिति में जब भी दुष्प्रवृत्तियां प्रभावी होती हुई दिखाई देती हैं, सनातन धर्म ने हमेशा उस दुष्प्रवृत्ति को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उसका सामना करते हुए लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। विजयादशमी का यह पर्व हम सबको इस बात की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम की दुराचारी रावण पर विजय के महापर्व के रूप में हम लोग विजयादशमी के इस आयोजन को संपूर्ण भारत में और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, वह बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ता है। रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह अनेक प्रकार के आयोजन इस अवसर पर हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र की नवमी के मौके पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपने घर पर कन्या पूजन किया। सीमा हैदर ने इन कन्याओं को भोजन कराया और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा हैदर जो कि पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति के रंग में रंगी हुई नजर आती हैं, हर व्रत त्योहार पर्व मनाती हैं। इसी क्रम में उन्होंने नवरात्र के मौके पर कन्या पूजन किया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर किस तरीके से नवरात्र में कन्याओं का पूजन कर रही हैं, उनके पांव पखार रही हैं, उनको भोजन करा रही हैं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। माता दी 9 दिन में मैं वर्ती रही। आज नवरात्रि का 9वां दिन था और मैंने कन्या भोजन कराई। बहुत अच्छा लगा मुझे और यही सुंदरता है हमारे भारत महान की। और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बेटियाँ बेची जाती हैं तो भारत में बेटियों को पैर पूजे जाते हैं। पूरे 9 दिन देवी माना जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारा भारत महान है और यहाँ बेटियों को, औरतों को, महिलाओं को देवी माना जाता है। यही खूबसूरती है भारत की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत। सीमा हैदर सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। भारत की जीत हो, उसके लिए पूजा अर्चना करनी हो या फिर जन्माष्टमी के मौके पर बाल गोपाल की पूजा हो, सीमा हैदर हिंदुस्तान के रंग में रंगती और ढलती दिखाई दे रही हैं। इसी क्रम में सीमा हैदर ने आज नवरात्रि के 9वें दिन पूजा की, अर्चना की और साथ ही कन्याओं को भोज कराया। खबर देवरिया से, जहां पर नवरात्र के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली। मोहम्मद इजराफिल नाम के युवक ने जन सहयोग से 1500 कन्याओं को भोज कराया। इस दौरान उन्होंने कन्याओं को कॉपी, कलम, पेंसिल, बर्तन और कई तरह के गिफ्ट भी दिए। इस कन्या भोज में सदर बीजेपी के विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। कोई मजहब नहीं, मेरा मजहब तो इंसानियत है। हमने कभी नहीं माना गीता क्या है, कुरान क्या है, सब हमारे अपने हैं। गीता भी हमारी है, कुरान भी अपना है। कन्या पूजन जो हो रहा है ये भी हमारे अपने हैं। ईद की नमाज होती है वो भी हमारे अपने हैं। 1008 कन्या पूजन हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार कम से कम 1500 कन्याएं हमारे कैंपस में मौजूद है, जिनको बेहतरीन से बेहतरीन हमारे रमेश मल जी के सौजन्य से गिफ्ट दिया जाता है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही, जहां पर एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है। दुबई से आए यात्री से 601 ग्राम सोना बरामद किया गया है। फ्लाइट संख्या 6E1484 से लखनऊ पहुंचा था यात्री। सोने की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए बताई जा रही है। एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने सोना जब्त कर लिया है और यात्री से पूछताछ भी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर यह सोना बरामद किया गया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। 601 ग्राम ये सोना जो कि दुबई से शख्स लेकर आया था।
फिलहाल एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे दबोच लिया है और इस सोने को जब्त कर लिया है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। लिव इन में रह रहे प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन में रह रहे 20-22 साल के प्रेमी जोड़े पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम आशा नहीं करते हैं कि जोड़ा अपने संबंधों को लेकर बहुत गंभीर है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे संबंध अस्थायी होते हैं। ये टिप्पणी है हाईकोर्ट की। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, और क्या जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन को मान्यता जरूर दी है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में, जो मथुरा का मामला था, इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को जरूर मान्यता दी है, लेकिन ऐसे रिश्तों में ईमानदारी से ज्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, जो ये एज होती है 20 से 22 साल की। और कोर्ट ने कहा है कि इस रिलेशनशिप में रिश्ते बेहद नाजुक और अस्थायी होते हैं, और चूंकि वास्तविक जिंदगी में तमाम कठिनाई और तमाम संघर्ष होते हैं, इसे फूलों का बिस्तर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और कोर्ट ने इन्हीं टिप्पणियों के साथ हिंदू युवती और मुस्लिम युवक जो कि 2 माह से लिव इन में रह रहे थे, उनके पिता ने उस मामले में मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में एक FIR दर्ज कराई थी। उस मामले में दोनों ने यहाँ पर याचिका दाखिल कर FIR को क्वैश किए जाने और सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है और कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ खारिज किया है कि ऐसे संबंधों में न तो ईमानदारी होती है और ऐसे रिलेशनशिप अक्सर टाइम पास के लिए होते हैं और वो इतने समझदार नहीं होते कि वो आगे अपनी जिंदगी को चला सके। 17 अगस्त 2023 को मथुरा के रिफाइनरी थाने में युवती के पिता की ओर से ये मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मामले में कोर्ट ने FIR रद्द किए जाने और इसके साथ सुरक्षा दिए जाने की मांग को लेकर अर्जी जो थी उसको खारिज कर दिया है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश और जानकारी तक पहुंचाने। सहारनपुर में ट्रक को बचाते हुए श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो कार खाई में पलट गई। कार में सवार 3 मासूम समेत 8 लोग घायल हो गए। एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मां शाकुंभरी देवी के दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो कार ट्रक को बचाते हुए बेकाबू होकर खाई में पलट गई। कार की खाई में पलट जाने से सवार महिला और बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। इसके अलावा कासगंज में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है। नील गाय को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली में 19 श्रद्धालु सवार थे जब यह हादसा हुआ। सभी घायलों को फौरन गंज डुंडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 8 महिला और 1 पुरुष की हालत गंभीर देखते हुए उन सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और हादसे की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सहारनपुर की है, दूसरी कासगंज की है। सहारनपुर में जहां पर स्कॉर्पियो सवार सभी लोग मां शाकुंभरी के दर्शन कर लौट रहे थे, लेकिन उनकी स्कॉर्पियो कार खाई में पलट गई, जिसके चलते कार सवार सभी लोग घायल हो गए। फौरन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और दूसरा हादसा कासगंज में हुआ है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली सवार ये सभी लोग जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और इसमें सवार 19 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मदरसे में विदेशी फंडिंग को लेकर पहले भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब इस सवाल को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच में तेजी आ गई है। एटीएस ने प्रदेश के 712 मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में किन मुद्दों पर जांच होनी है, क्या कुछ इनपुट मिले हैं, इसकी जानकारी से संबंधित एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी अमित गंजू ने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मदरसे हैं जो एटीएस के रडार पर है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मदरसों को विदेशी फंडिंग का मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद एटीएस ने एसआईटी का एक गठन किया, जिसमें कई अधिकारी मौजूद और इन सबके बीच अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों को भी संबंधित जिलों के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने को दिया। अगर सूत्रों की माने तो एटीएस के रडार पर कानपुर के 2 मदरसे फिलहाल अभी सामने हैं, जिनको मुस्लिम देशों से
फंडिंग होती है, जिसके बाद से जहां एक और एटीएस के अधिकारी हरकत में आए हैं, एसआईटी की टीम एक्टिव हुई है, तो वहीं अल्पसंख्यक अधिकारी भी जांच में जुट गए हैं। अगर सूत्रों की माने तो 10 ऐसे अधिकारी इस वक्त अल्पसंख्यक विभाग के हैं जो कानपुर की एक रिपोर्ट तैयार करने में लगे हैं, जिनको विदेशी फंडिंग मिलती है। अब देखना ये होगा, जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा आखिर वास्तविकता थी क्या और किन किन कंट्रीज से और किन किन मदरसों को एड आता था। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। यूपी सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार अचानक से पीलीभीत जिले के अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मंत्री के औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की, वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। मंत्री के औचक निरीक्षण में कुछ अव्यवस्थाएं भी मिली, जिसको लेकर सीएमओ को जरूरी निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। मंत्री ने हालात का निरीक्षण कर डिप्टी सीएम को भी हालात की जानकारी फोन पर दी। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल दोनों में जिले में हमारे बुखार और डेंगू, बुखार भी बहुत है और डेंगू भी पनप रहा है तेजी से। तो हम लोगों का नैतिक दायित्व है कि जो लोग हमारे जनपद के लोग हैं वो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। जिला अस्पताल में जितने मैं मरीजों से मिला हूँ और एक एक मरीज से मिला हूँ जितने यहाँ भर्ती हैं, मैंने उनको दूरभाष पर तुरंत बात करी और वो भी टीम भेज के वो भी पूरी सफाई कराएंगे। माननीय डिप्टी सीएम साहब से वो भी बात हुई है, जो डॉक्टर्स की कमी है उसको बहुत जल्दी। और बात करते एक और बड़ी खबर की। विपक्षी गठबंधन में पीएम पद को लेकर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति पैदा हो गई है। गठबंधन में पीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। इस बीच लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लोकसभा के रण में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं और इसी क्रम में पार्टी दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगाया गया है उसमें उनको भावी पीएम बताया गया है। एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन में तमाम दल हैं और तमाम दलों की तरफ से तमाम चेहरे भी आगे रखे गए हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि यहां एक अनार 100 बीमार हैं, सभी पीएम पद के दावेदार हैं। हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से चाहते हैं कि हमारा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उत्तर प्रदेश, देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको कितनी बाखूबी से चलाया, विकास का कार्य किया, जो लोग आज भी याद करते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि मेरा नेता श्री अखिलेश यादव जी भी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हम सबकी इच्छा है। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। राजभर का कहना है कि गठबंधन टिकने वाला है नहीं, क्योंकि अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक साथ आए हैं। हर कोई अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये कहना है सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। और गठबंधन लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एसपी के बीच चल रही नूरा कुश्ती को लेकर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा है कि अखिलेश यादव के चेहरे से सेकुलरिज्म का नकाब उतर चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी का जो सेकुलरिज्म का नकाब था वो उतर गया और अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से अब दबाव में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है ईडी और सीबीआई का डर, और लगना भी चाहिए। 97,000 करोड़ रुपए की सीएजी ने रिपोर्ट दी है। गोमती रिवर फ्रंट में ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, खनन घोटाले में ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। ऐसे कई घोटाले हैं जिसमें ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अखिलेश यादव जी आ चुके हैं, इसीलिए उस तरह की एक कृत्य कर रहे हैं। विश्व रेलवे शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है।
वेस्ट यूपी के लाल विपिन राणा और उनकी टीम ने फ्रांस की धरती पर फ्रांस को ही पराजित कर गोल्ड मेडल अपने कब्जे में कर लिया। दुनिया के 8 धुरंधर देश की टीमों ने इस प्रतियोगिता में शिरकत की थी, जिसमें भारत ने विश्व फलक पर अपनी छाप छोड़ी है। मेडल जीतकर आज विपिन राणा मेरठ लौटे। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत भी की। हमारा जो मुकाबला था वो फ्रांस से और डेनमार्क से था। स्विट्जरलैंड भी अच्छी टीम थी, उनके साथ भी हमारा मुकाबला था, तो हमने फ्रांस को पराजित किया। तो उन्हीं के शहर में, उन्हीं के देश में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार किस तरह प्रमोट कर रही है और खेलो इंडिया का इम्पैक्ट क्या खिलाड़ियों पे आ रहा है? हाँ, खेलो इंडिया से तो अभी जो युवा हैं हमारे 16 से 18 के 25 के बच्चे हैं, तो उनके लिए तो प्रमोट खेलो इंडिया से अच्छा और कोई अभी तक कोई स्कीम थी नहीं। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर कक्षा 9 की छात्रा एक दिन के लिए शिकोहाबाद की थाना प्रभारी बनी। एक दिन की थाना प्रभारी बनने के बाद छात्रा एंजल ने बारी बारी से फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस बीच एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल 2 परिवारों के बीच चल रहे रास्ते के विवाद को न्यायपालिका बीते 14 सालों में नहीं सुलझा पाया था। उस विवाद को एक दिन की थाना प्रभारी बनी कक्षा 9 की छात्रा एंजल ने लेखपाल बुलाकर नापजोक कराते हुए 1 घंटे में ही सुलझाकर दोनों पक्षों के बीच सुलह भी करवा दी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक दिन के लिए सिर्फ मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया। और जब मैं 10:15 बजे कोतावली पहुँची पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर सबसे पहले जो समस्या थी वो 2 भाइयों में थी। ये 15 साल पुराना मामला था, जिसमें दोनों जो भाई थे वो 15 साल से इस केस में इन्वॉल्व थे। और इसका बंटवारा जो करना था वो इस तरह से हुआ कि 2 ज़मीन थी, उसमें बीच में से रोड निकाली जानी थी, और उस रोड को निकालने के लिए उनमें डिस्प्यूट था कि हमारी ज़मीन आधी जाएगी या फिर आपकी। तो उसमें एक सीधी रोड ले जाके हम बाकी जो जितनी ज़मीन बचेगी उसमें उन दोनों को आधा आधा करेंगे। तो जिससे कि उन दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को, और अब उनकी ज़मीन का बंटवारा हो गया। संभल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। यह घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी रोड की है, जहां बेकाबू तेज रफ्तार कैंटर ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। मऊ में रोडवेज बस और इनोवा कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों को चोट आई। घायलों को आनंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना हलधरपुर थाना क्षेत्र के दिलशादपुर के पास की है।